रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 5 अप्रैल 2016 के तीसरे पाली का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग पता होगा कि नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नासा का फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो दोस्तों भारतीय मूल की कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया यान से। और ये कब गई थी, तो 16 जनवरी 2003 को। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे हम लोग कहते हैं ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इनका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने, यानी कि दूध से जो क्रीम निकाला जाता है, अलग किया जाता है, वो उसमें किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा वो अपकेंद्रीकरण कहलाता है। या सिंपली पूछे ये दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाजों की गति में वृद्धि किसके सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों जहाजों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियोन, रेडॉन या हाइड्रोजन में। ये दोस्तों देखिए 2016 में 2 बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि अक्रिय गैस जिसे हम लोग कहते हैं नोबेल गैस, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। तो दोस्तों बस इससे आप छाट लीजिए कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो हीलियम तो है, पहले नंबर पे है। नियोन भी है, नियोन कहाँ गया, हाँ नियोन भी है। रेडोन भी है आपका। हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस में नहीं आता है, तो ये छटा गया। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मुझे पता है दोस्तों आप एग्जाम को निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जितना भी बुक आपको मिलता है सब आप रट के खत्म कर देते हैं उसको। इतना पढ़ते हैं कि बुक फट जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में बैठते हैं तो बनता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। कोई चीज को आप पढ़ लीजिए, जैसे डॉक्टर आप पढ़ाई करके आता है कॉलेज से और उसको प्रैक्टिस नहीं करवाया जाए, छीड़ने फाड़ने या इलाज करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अगर नहीं दिया जाए, तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। वो कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी दवाई का नाम रट ले, कंपोजिशन को याद कर ले, लेकिन वो फिर भी इलाज नहीं कर सकता है जब तक उससे अच्छा लेवल तक प्रैक्टिस नहीं करवाया जाए। तो वही चीज हम लोग में भी होता है। हम लोग बहुत पढ़ लिए लेकिन प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला गया है, किस देश ने, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। चलिए आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश। तो किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता, तो वो है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग, कोशिका मतलब सेल, कोशिका अंग पादप कोशिका पेड़ पौधे में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए ये पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे हो गया, तो इसके अंदर जो सेल होता है उसके सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन जंतु के अंदर जो सेल है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, मना कर रहा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पादप कोशिका के
सेल में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वो अपराधी सच में वो अपराध किया है कि नहीं किया है, तो किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा कुछ सुराग मिल सकता है, यानी कि इससे पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, ये डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किए जाते हैं। और जैविक माता पिता की पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं कौन सा एसिड स्त्रवित होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्त्रवित होता है। तो ये आपको पता होगा, वो निकलता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है। तो दोस्तों, इसका काम होता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन के साथ कुछ हानिकारक जीवाणु भी पेट में आ जाते हैं, तो वो उसे ये नष्ट कर देता है। सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए क्या बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि वहां का जो सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों, नगरीय सभ्यता होने के कारण वहां के घरों के जो दीवार बने हुए थे वो ईंटों के बने हुए थे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ईंटों के बने हुए भवन। आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो ऑप्शन में दिया जाएगा सत्यमेव जयते, या और कुछ और ऑप्शन रहेगा, तो वहां पे आप टिक कीजिएगा सत्यमेव जयते। बहुत सारा क्वेश्चन इसको घुमाते रहता है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। अच्छा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र यहाँ जहाँ की लड़ाई होती थी वो कहाँ पे है। रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली या अंबाला शहर। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा शहर के आसपास एक अंबाला शहर है, वहीं पे कुरुक्षेत्र पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, पूरे विश्व का दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर पे आने वाली सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ का नाम क्या है, त्वांग मठ। ये कहाँ स्थित है, चलिए बताइएगा। तो दोस्तों, ये त्वांग मठ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, इनके पिताजी का नाम क्या था। तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, और इनके दादा के नाम भी बहुत फेमस है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुरु शिखर क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी को सबसे ऊपरी सिरे को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं गुरु शिखर। तो इसका वो क्वेश्चन पलट दिया है, आंसर को क्वेश्चन बना दिया, यानी कि गुरु शिखर क्या है। तो ये होगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, यानी कि ये पर्वत के जो सबसे ऊंची जो सिरा उसे ही कहते हैं गुरु शिखर। और अरावली पर्वत कहाँ है, तो आपका पड़ता है ये राजस्थान, भारत के राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है, केवल भारत के साथ, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, और भारत और चीन के साथ। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश की जो सीमा है, ये भारत का जो नक्शा होता है आपका, ये भारत का जो, मुझे नक्शा नहीं बनाने आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपका ये बांग्लादेश है और ये सब भारत का पार्ट है। तो यहीं पे आपका बांग्लादेश है। तो दोस्तों, ये भारत और म्यांमार दोनों की सीमा से लगता है। बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है भारत और म्यांमार दोनों के साथ लगता है। इसके बारे में कुछ और हम बता देते हैं दोस्तों। ये स्थलीय सीमा जो भारत के साथ बनाता है उसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत के साथ। अच्छा, एक बात और,
बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सटा हुआ है? तो ये है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ क्या पश्चिम बंगाल की सीमा टच करता है या नहीं। कौन सा जलमग्न मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है कौन सा? जलमग्न मध्य से। तो ये दोस्तों ये होगा पाक जलमग्न मध्य। कितना लोग को कंफ्यूजन होता है, पाक आने से समझ जाते हैं कि पाकिस्तान, तो क्या ऑप्शन भी देता है भारत और पाकिस्तान, तो वहां पे जाकर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पाक जलमग्न मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 26 जनवरी। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? पहले ये बताइए भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। तो उनका लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसे भारत के संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था इस गान को? तो 24 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा एक बात और, भारत का राष्ट्रगान तो जन गण मन है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो है वंदे मातरम। और इनका लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? चलिए बताइएगा। तो दोस्तों ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदार होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही खतरनाक गैस है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में, ये ठोस पदार्थ है, ये ठोस है, ये द्रव में नहीं बदल रहा है, ये डायरेक्ट गैस के रूप में बन के ऊपर उड़ रहा है, ये डायरेक्ट गैस बन के ऊपर चला जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, शिश्रण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये कपूर का ये गोली इस टाइप का होता है या फिर कितना गोल भी रहता है, तो इसे जब जलाइएगा तो वो द्रव में बनता है, द्रव में नहीं बनता है, वो जलते जाता है, खत्म होते जाता है, गैस के रूप में सारा रूप जो उसका रहता पार्ट उड़ते जाता है, और बाकी लास्ट में थोड़ा सा राख बचता है। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल बताइएगा। कपूर तो हो जाएगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल होता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों परिवर्तन? तो दोस्तों देखिए इसको समझिएगा, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। कैसे? तो दोस्तों ये जो कैंडल है जब ये जलेगा तब ये होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कैंडल जब जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, और जब ये जल कर पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब होता है वो भौतिक परिवर्तन। तो इसलिए बोलता है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। आंसर हो जाएगा C नंबर।